हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण। तो हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण एक अभिकारी शब्द है, लेकिन हम एक क्रिया विशेषण को जानने से पहले अगर शब्द विचार की बात करें तो शब्द विचार रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक विकारी शब्द और दूसरा है अभिकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। और अभिकारी शब्द वे हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ही हम अभिकारी शब्द कहते हैं। तो हमने जाना था अभिकारी शब्द, अभिकारी को ही हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। तो अभिकारी या अव्यय के चार भेद माने गए थे, जिसमें से पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा था संबंध सूचक और तीसरा था समुच्चय सूचक और चौथा था विस्मयादि सूचक। तो हमने इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे। तो हमने जाना था क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया विशेषण क्या है, किसे कहते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के भेद कितने माने गए थे। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था क्रिया विशेषण। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं या बताते हैं, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि क्रिया विशेषण के भेद कितने माने गए हैं। तो क्रिया विशेषण के तीन भेद माने गए थे। पहला था प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण, फिर दूसरा था रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, और फिर देखा था कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के बारे में जाना था कि पहला था साधारण क्रिया विशेषण और दूसरा था संयोजक क्रिया विशेषण और तीसरा था अनुबद्ध क्रिया विशेषण। फिर हमने जाना था कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण तीन माने गए थे, तो जिसमें पहला था मूल क्रिया विशेषण और दूसरा था यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा था स्थानीय क्रिया विशेषण। फिर उसी के आगे हम आज देखेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते हैं और किन किन शब्दों के अंतर्गत रखा गया है। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार प्रकार के माने गए हैं, जिसमें पहला था कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इन्हीं का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन देखेंगे। तो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है, उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि काल मीन्स होता है समय, जो समय का बोध कराने वाले शब्द, उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि समय के सापेक्ष में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। या वाक्य में प्रयुक्त वह पद जो समय के रूप में कार्य की विशेषता को सूचित करता है, उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो समय, हम समय के बारे में जानेंगे कि कौन सा शब्द समय के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। आज, कल, सुबह, शाम, सायं, दिन, रात, प्रातः, दोपहर, आदि सारे शब्द समय के अंतर्गत
आते हैं, फिर हम देखेंगे कि अवधि के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो अवधि के अंतर्गत 1 वर्ष, वर्ष भर, 5 दिन, सप्ताह, प्रहर, 1 पहर, 2 पहर आदि सारे शब्द अवधि के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि बारंबारता। तो बारंबारता के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं प्रतिदिन, रोज रोज, बहुत, प्रति वर्ष आदि सारे शब्द बारंबारता के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं सारे शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। और इन शब्दों के अतिरिक्त कुछ और शब्द हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है, जैसे अब, जब, तब, बाद, कभी, तभी, फिर, कभी कभी, 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 अब तक आदि सारे शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तब हम एक इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। आज वर्षा होगी। तो आज यहाँ पर एक कालवाचक क्रिया विशेषण है और वर्षा होगी तो ये वर्षा के बारे में बता रहा है कि आज वर्षा होगी। तुम कब आओगे, तो कब यहाँ पर काल का या समय का बोध करा रहा है कि तुम कब आओगे। तो यहाँ पर ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। और इसकी पहचान के लिए अगर हम या इसको पहचान या इसको पता लगाने के लिए कि कैसे हम पता करेंगे कि ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तो हम क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं, या वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो हमने जाना यहाँ पर इसके पहचानने के लिए कि अगर कोई वाक्य में प्रयुक्त शब्द अगर हम वाक्य में प्रयोग करने पर कब लगाकर प्रश्न का जवाब मिल जाता है हमें, तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत माना जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। वे शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध होता है उसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है उसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वह पद जो स्थान के रूप में क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द को हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे स्थिति। तो हम देखेंगे कि स्थिति के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ, वहाँ, पास, दूर, ऊपर, नीचे, आसपास, आस पास, चारों ओर आदि सारे शब्द स्थितिवाचक के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि दिशावाचक के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो दाएं, बाएं, इधर,
उधर, आमने सामने, की ओर, दोनों ओर, आदि सारे शब्द दिशावाचक के अंतर्गत आते हैं। इन सारे शब्द एक दिशा का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि विस्तारवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक, यानी ये एक विस्तार को बता रहे हैं कि विस्तार किसी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक जाने के लिए, तो यहाँ से वहाँ तक एक विस्तार को बता रहे हैं, इसीलिए इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो हम एक इसके उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि तुम बाहर जाओ। तो बाहर एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि एक स्थान को कि तुम बाहर जाओ, और जाना जो है यहाँ पर जाने की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए इन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कुछ अन्य शब्दों को भी रखा गया है। तो हम देखेंगे कि वे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे सर्वत्र, अन्यत्र, उस ओर, अंदर, बाहर, आगे, पीछे आदि सारे शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने जाना था कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो स्थान के सापेक्ष में क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तब हम नेक्स्ट देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हम जानेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है। वे शब्द जो क्रिया के रीति या तरीके का बोध कराएं, उसे ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त वह पद जो कार्य के होने की रीति या परंपरा का बोध कराने वाले शब्द, उसे ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द वे हैं जो क्रिया के या कार्य के करने के तरीके को बताए या कार्य के करने के तरीके से संबंधित होता है, उसे ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम देखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो विधि के अंतर्गत आने वाले शब्द धीरे, धीरे, सहसा, शीघ्र, अचानक, अचानक, मन से, एकाएक, सुखपूर्वक, भरपेट आदि सारे शब्द विधि के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि निश्चय के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शब्द हैं। तो निश्चय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं अवश्य, ठीक, सचमुच, बेशक आदि सारे शब्द निश्चय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। और अनिश्चय के अंतर्गत आने वाले शब्द शायद, प्रायः, अक्सर, बहुधा, कदाचित आदि सारे शब्द अनिश्चय के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। इन्हीं सारे शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। और इन शब्दों के अतिरिक्त हम कुछ शब्दों को और देखेंगे, जैसे इसलिए, अतएव,
परस्पर, ध्यानपूर्वक, जरूर, यथा आदि सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हम इनको एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन से उदाहरण को रखा गया। तो वह अवश्य आएगा। अवश्य यहाँ पर एक रीतिवाचक है और आने की विशेषता बता रहा है कि वह अवश्य आएगा, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राधिका धीरे धीरे जाती है, तो राधिका कैसे जाती है, धीरे धीरे जाती है, तो यहाँ पर जाने की विशेषता धीरे धीरे बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे को रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। शायद वर्षा होगी, तो शायद शब्द एक अनिश्चित शब्द है, इसीलिए इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया। और यह वर्षा के बारे में बता रहा कि शायद वर्षा होगी, इसीलिए इन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तब हम नेक्स्ट देखेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है और कौन कौन से शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध होता है या बोध कराते हैं, उसे ही हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की पर्याप्त मात्रा और परिमाण का बोध कराते हैं, उसे ही हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वे धारिता सूचक शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे ही हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। यह क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वह पद जो कार्य करने की मात्रा या धारिता को सूचित करता है या बोध कराता है, उसे ही हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। तो अधिकतावाचक के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं खूब, ज़्यादा, अत्यंत, अधिक आदि सारे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखे। न्यूनतावाचक के अंतर्गत आने वाले शब्द जरा, थोड़ा न्यूनतावाचक के अंतर्गत आते हैं। पर्याप्तवाचक के अंतर्गत पर्याप्त, काफ़ी आदि सारे शब्दों को रखा गया है। तुलनावाचक के अंतर्गत इतना, उतना, जितना, कितना आदि सारे शब्दों को तुलनावाचक के अंतर्गत रखा गया है। श्रेणीवाचक के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं क्रम, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी से आने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। और इनके अतिरिक्त बहुत, प्रभुत्व, थोड़ा, कम आदि सारे शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। तो एक हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण। तो मोहन अत्यंत परिश्रमी छात्र है, तो अत्यंत यहाँ पर एक परिमाण को बोध करा रहा है। और परिमाण यहाँ पर इसलिए बता रहा है कि परिश्रमी छात्र है, परिश्रमी के बारे में बता रहा है कि वह मोहन अत्यंत परिश्रमी है, तो इसलिए इसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। वह बहुत सोती है, तो बहुत किसके बारे में बता रहा है, सोने के बारे में बता रहा है कि वह बहुत सोती है, तो इसीलिए इसको बहुत को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो बहुत सोती है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये सब, इसीलिए इन शब्दों को हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने जाना कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हमने जाना और पढ़ा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।